तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इम्प्लिकेटिव फंक्शन को समझा और जो हमारा इम्प्लिकेटिव फंक्शन कैसे फंक्शनिंग करता है, और ये समझा कि उससे जुड़े एक मटेरियल इम्प्लिकेशन से जुड़ा एक पैराडॉक्स भी होता है, और उसको रिजॉल्व करने का प्रयास भी किया। जो उसमें अपरेंट पैराडॉक्स दिखता है उसको कैसे हम समझ सकते हैं थियोरेटिकली, और कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल लेकर के। ये इंट्रोडक्शन टू लॉजिक का जो 9th वीक है उसका 4th लेक्चर है। अब हम देखेंगे कि जो इम्प्लिकेशन है, मटेरियल इम्प्लिकेशन, उसको किस किस तरह के जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिल सकता है। जो वेरियस फॉर्मुलेशंस ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसको कुछ फॉर्मुलेशंस लेके एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे, और देखेंगे कि उनको कैसे समझा जाता है, किस किस वे में हमारे सामने मटेरियल इम्प्लिकेशन वाले स्टेटमेंट्स आ सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन बी फॉर्मुलेटेड इन वैरायटी ऑफ वेज। एग्जांपल के लिए, इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर देन ही विल बी एक्विटेड। इसमें आप देख रहे हैं कि इफ़ और देन दोनों ही आ रहे हैं। यहाँ पे ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ देन से दो स्टेटमेंट कनेक्टेड हैं तो पता चल जा रहा है कि ये इम्प्लिकेशन है या कंडीशनल स्टेटमेंट है। उसी प्रकार से ऐसा हो सकता है कि यही बात को बिना देन लगाए इफ़ के साथ रख दिया जाए, जैसे इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर ही विल बी एक्विटेड। यहाँ पे देन नहीं बोला गया, बट यहाँ पे देन ऑलरेडी है। इफ़ से ये पता चलता है, तो देन बोलना कोई हर बार ज़रूरी नहीं है। ये हमने देखा, इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर देन ही विल बी एक्विटेड। ये एग्जाम्पल भी कंडीशनल स्टेटमेंट का है। अगला ऐसा हो सकता है कि इफ़ जो पहले आ रहा है वो इफ़ बाद में चला जाए, और देन के बाद वाला जो कंसिक्वेंट है वो पहले आ जाए। तो इस प्रकार से भी ये मटेरियल इम्प्लिकेशन हमको देखने को मिल सकता है। ही विल बी एक्विटेड इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आएंगे, ये भी हमारे ट्रांसलेट होंगे मटेरियल इम्प्लिकेशन में। द वर्ड इफ़ इन एनी ऑफ देम कैन बी रिप्लेस्ड बाय सच फ्रेजेस एज इन केस, प्रोवाइडेड दैट, गिवन दैट और ऑन कंडीशन दैट विदाउट एनी चेंज इन मीनिंग। इन अभी 3 स्टेटमेंट जो हमने देखे, जिसमें इफ़ के बाद एक स्टेटमेंट आ रहा था, फिर देन आ रहा था, या इफ़ के जो इफ़ जहाँ पे यूज़ हुआ है उस इफ़ वाले इफ़ को हम इफ़ जो वर्ड है उसको हम क्या कर सकते हैं, इफ़ को इन शब्दों से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इन केस, प्रोवाइडेड दैट, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ही हैज़ अ गुड लॉयर देन ही विल बी एक्विटेड। इसी तरह से हम ऐसा कर सकते हैं, गिवन दैट ही हैज़ अ गुड लॉयर देन ही विल बी एक्विटेड। इसी तरह से ऑन कंडीशन दैट ही हैज़ अ गुड लॉयर देन ही विल बी एक्विटेड। ये सब अगर हम करते हैं इस तरह के चेंजेस, तो इससे कोई मीनिंग का चेंज नहीं होता है, और इसलिए इन सारे वेरिएशंस में भी ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट ही रहेगा, और उसी तरह से सिंबलाइज होगा जैसे ये तीनों वेरिएशंस अभी सिंबलाइज हुए, चूँकि इन सभी के जो मीनिंग है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। अगला कुछ फॉर्मुलेशन इस तरह का भी हो सकता है, दैट ही हैज़ अ गुड लॉयर इम्प्लाइज दैट ही विल बी एक्विटेड। दैट ही हैज़ अ गुड लॉयर इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट बोला गया, यहाँ पे इफ़ देन हमको नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये इम्प्लाइज दैट कह के भी ये बात को बोला जा सकता है, इफ़ देन वाले कंडीशनल स्टेटमेंट को बोला जा सकता है। अगला एग्जाम्पल हो सकता है, हिज हैविंग अ गुड लॉयर एंटेल्स हिज एक्विटल। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट के बजाय एंटेल्स बोला गया, और इस तरह से भी बोलने पर ये स्टेटमेंट हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट ही रहता है। अगला ये हिज बीइंग एक्विटल इज इम्प्लाइड और एंटेल्ड बाय हिज हैविंग अ गुड लॉयर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके पहले जो स्टेटमेंट हमने देखा, हिज हैविंग अ गुड लॉयर एंटेल्स हिज एक्विटल, उसी का पैसिव फॉर्म में बोला जा रहा है, पैसिव वॉइस में बोला जा रहा है। हिज बीइंग एक्विटेड इज इम्प्लाइड बाय और एंटेल्ड बाय हिज हैविंग अ गुड लॉयर। तो इस तरह से भी फॉर्मुलेशन हो सकता है। अगला फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह का हो सकता है, देयर इज़ नो वे ही वोंट बी एक्विटेड इफ़ ही हैज़ अ गुड लॉयर। तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो छूट जाएगा अगर वो उसके वो पनिश किया जाएगा अगर वो उसके पास गुड लॉयर हो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हो सकते हैं एक इम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट के। ये जो अभी हमने कुछ फॉर्मुलेशंस बताए हैं वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी और डिफरेंट वे में फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। हमको क्या करना होता है, हमको ये स्टेटमेंट की मीनिंग समझनी होती है, और ये समझना होता है कि यहाँ पे क्लेम जो है वो कंडीशनल क्लेम है, एक कंडीशन पे दूसरा क्लेम, एक कंडीशन रखते हुए क्लेम किया जा रहा है कोई।
तो उस तरह के जब भी क्लेम होंगे तो हम उसको इम्प्लिकेटिव स्टेटमेंट में ट्रांसलेट करेंगे। ऑल द एबव आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, अभी जितने हमने स्टेटमेंट देखे वो सब के सब लॉजिकली इक्विवेलेंट है, कहने का मतलब सबकी मीनिंग सेम है और सबको हम चाहें तो अगर ही हैज़ अ गुड लॉयर को एल से सिंबलाइज करें और ही विल बी एक्विटेड को ए से, तो एल इम्प्लाइज ए इस एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो इम्प्लिकेशन को इम्प्लिकेटिव फंक्शन से जुड़ा हुआ है उसको हम समझ लेते हैं। दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक नेसेसरी कंडीशन, दूसरा सफिशिएंट कंडीशन। यूजुअली Q इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज सिम्बलाइज्ड एज P इम्प्लाइज Q। अगर जो नेसेसरी कंडीशन है वो नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, वो कंसिक्वेंट बनता है। तो Q इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P, तो किसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, वो बनता है एंटीसीडेंट। तो जो नेसेसरी कंडीशन है वो कंसिक्वेंट बनेगा, जिसके लिए नेसेसरी कंडीशन है वो एंटीसीडेंट बनेगा। और इस तरह से Q इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर P इज सिम्बलाइज्ड एज P इम्प्लाइज Q। लाइकवाइज P ओनली इफ Q इज ऑल्सो सिम्बलाइज्ड एज P इम्प्लाइज Q। तो P ओनली इफ Q जब हम बोल रहे हैं तो वो नेसेसरी कंडीशन वाली बात को ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। अगला जो सफिशिएंट कंडीशन है उसको कैसे सिंबलाइज करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, ये देखते हैं। इन जनरल P इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q इज सिंबलाइज्ड एज P इम्प्लाइज Q। जो P सफिशिएंट कंडीशन है वो P एंटीसीडेंट बनता है और जिसके लिए सफिशिएंट कंडीशन है वो कंसिक्वेंट बनता है। तो इस तरह से P इज़ अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, ये P इम्प्लाइज Q से सिंबलाइज होगा। अभी तक हमने बेसिक ट्रुथ वैल्यूज समझी हैं, उसमें हमने नेगेटिव फंक्शन समझा, कंजंक्टिव फंक्शन समझा, डिसजंक्टिव फंक्शन समझा और इम्प्लिकेटिव फंक्शन समझा है। उनमें इन सब फंक्शंस की फंक्शनिंग को सीखा है कि ये किन किन अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या आती है ये हमने समझा है। इसको हम कुछ क्वेश्चंस लेकर ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेट करना कंपाउंड स्टेटमेंट्स की देखते हैं। हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को ऐसे इंट्यूटिवली बहुत ही देखते ही एकदम आसानी से इसको आप बता सकते हैं कि इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगी। इसमें गिवन ये है कि ए बी सी जो लेटर्स हैं, ए बी सी जो कि स्टेटमेंट को सिंबलाइज कर रहे हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स को, वो ए बी सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, जबकि जो एक्स वाई जेड स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो फॉल्स हैं। ये गिवन वैल्यूज़ हैं। अब इन गिवन वैल्यूज़ पे ये कैलकुलेट करना है कि जो एक्सप्रेशन आपके सामने रखा जा रहा है, जो आपके सामने कंपाउंड स्टेटमेंट रखा जा रहा है, उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होंगी। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला कंपाउंड स्टेटमेंट है ए इम्प्लाइज बी, ए के लिए बताया गया है कि ए ट्रू है, बी के लिए भी बताया गया है कि बी ट्रू है। तो ट्रू, एक ट्रू स्टेटमेंट दूसरे ट्रू स्टेटमेंट को जब इम्प्लाई करता है तो हमको याद है कि एक इम्प्लीकेशन कब फॉल्स होता है, इम्प्लीकेशन तभी फॉल्स होता है जब एंटीसीडेंट ट्रू हो, कंसिक्वेंट फॉल्स हो। यहाँ हम देख रहे हैं एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों ही ट्रू है, इसलिए ये इम्प्लीकेशन जो ए इम्प्लाइज बी है वो क्या होगा, वो ट्रू होगा। उसी प्रकार से जब अगला हम एक्सप्रेशन यहाँ पे जो एग्जांपल कंपाउंड स्टेटमेंट का दिया हुआ है उसमें देखें तो ए बी सी के लिए बताया गया कि ए बी सी ट्रू है, एक्स वाई जेड फॉल्स हैं। ये गिवन वैल्यूज़ हैं। इन गिवन वैल्यूज़ पे हमको ए इम्प्लाइज एक्स की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ए जो ट्रू है और कंसिक्वेंट हम देख रहे हैं ए एंटीसीडेंट है जो कि ट्रू है, कंसिक्वेंट एक्स है जो कि फॉल्स है। तो एंटीसीडेंट ट्रू और कंसिक्वेंट फॉल्स होता है तो इम्प्लीकेशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। अगला हम देखते हैं बी इम्प्लाइज वाई। इसमें हम देख रहे हैं कि बी ट्रू है, वाई फॉल्स है, एंटीसीडेंट ट्रू हो गया, कंसिक्वेंट फॉल्स हो गया, तो ये भी हमारा जो एक्सप्रेशन है या कंपाउंड स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। अगला एक्सप्रेशन देखते हैं जो चौथा है, इसमें वाई इम्प्लाइज जेड। ये वाई इम्प्लाइज जेड में वाई फॉल्स है, जेड भी फॉल्स है, तो ये हमारा जो एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों ही फॉल्स हैं। ऐसी कंडीशन में हमने देखा है बेसिक ट्रुथ फंक्शंस, जो हमारे बेसिक ट्रुथ फंक्शंस सीखे उसमें कि इम्प्लीकेशन तभी फॉल्स होता है जब एंटीसीडेंट ट्रू हो, कंसिक्वेंट फॉल्स हो। यहाँ वैसी स्थिति नहीं बन रही है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इस तरह हमने जो 4 क्वेश्चंस का एक सेट था उसको सॉल्व किया, ऐसे बिना कुछ टेबल बनाए ही ईजिली एकदम। उसी प्रकार से हम एक और दूसरा सेट लेते हैं। इसमें जो हमारे
क्वेश्चन है, मान लीजिए पहला एक्सप्रेशन है, पहला कंपाउंड स्टेटमेंट है नॉट ए वेज बी, नॉट ए वेज बी में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों दी हुई है कि ट्रू है। अगर ए और बी की वैल्यू दोनों ही ट्रू है तो नॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट ए की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, नॉट ए फॉल्स हो गया, और बी की वैल्यू दी हुई है कि ये ट्रू है। तो फॉल्स वेज ट्रू, ऐसा अगर विचार करें कि अगर जो डिसजंक्ट है, वेज एक डिसजंक्टिव फंक्शन को बताता है, जो डिसजंक्ट जो वेज जिसको कनेक्ट करता है या डिसजंक्टिव फंक्शन जिन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है वो डिसजंक्ट्स कहे जाते हैं। यहाँ पे एक डिसजंक्ट है नॉट ए, दूसरा डिसजंक्ट है बी, और इन दोनों की वैल्यू से ही डिसजंक्शन की वैल्यू निकलेगी। हम डिसजंक्शन के बारे में जानते हैं कि डिसजंक्शन तभी फॉल्स होता है जब दोनों ही डिसजंक्ट्स फॉल्स होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डिसजंक्ट हमारा ट्रू है। अब जब एक डिसजंक्ट ट्रू है तो हम कहेंगे कि हमारा जो डिसजंक्शन है वो भी ट्रू है। अब ये डिसजंक्शन की वैल्यू हमको मिल गई ट्रू। अब अगला डिसजंक्शन देखते हैं। अगले डिसजंक्शन में जो एक्सप्रेशन है वो कह रहा है नॉट बी वेज एक्स, एक्स की वैल्यू हमको पता है फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है। ये डिसजंक्शन के जो डिसजंक्ट्स हैं वो बी वेज एक्स नहीं है, बी और एक्स नहीं है, बल्कि नॉट बी और एक्स हैं। तो यहाँ पे जो नॉट बी की वैल्यू आएगी, चूँकि बी ट्रू है तो नॉट बी की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, और एक्स जो होगा वो एक्स पहले ही बताया गया गिवन वैल्यू है कि फॉल्स है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही डिसजंक्ट्स फॉल्स हो गए, और डिसजंक्शन तब फॉल्स हो जाता है अगर उसके दोनों डिसजंक्ट फॉल्स हों। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि ये फॉल्स होता है। ये सब हम एक तरह से मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या होता है उसको अभी हम देखेंगे। यहाँ पर जो तीसरा एक्सप्रेशन है, तीसरे एक्सप्रेशन को अगर देखें तो नॉट वाई वेज सी, ये तीसरे एक्सप्रेशन में वाई की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, गिवन है कि फॉल्स है। अगर वाई की वैल्यू फॉल्स है तो नॉट वाई की वैल्यू हो जाएगी ट्रू, और जब एक भी डिसजंक्ट ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं कि पूरा डिसजंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाता है। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो z की वैल्यू है वो फॉल्स दी हुई है, और इस डिसजंक्शन का एक डिसजंक्ट है नॉट z, उसकी वैल्यू z की वैल्यू चूँकि फॉल्स है इसलिए ट्रू हो जाएगी। अब एक भी डिसजंक्ट अगर ट्रू हो जाता है तो पूरा डिसजंक्शन ट्रू हो जाता है। इस तरह हमने देखा मेंटली कुछ जो छोटे एक्सप्रेशंस हैं, छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, उनकी गिवन ट्रूथ वैल्यूज़ पे हम रिजल्टेंट ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा जटिल एक्सप्रेशन हो, जैसे कि इस तरह का, इसमें भी आपको ए बी सी की वैल्यू दी हुई है कि ये ट्रू है और एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है कि फॉल्स है, तो इसको हमको एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना होता है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, लेकिन वो ऐसा टेबल नहीं बनाएंगे जिसमें हम सारी पॉसिबिलिटी पे विचार करते हैं। चूँकि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी ट्रुथ वैल्यू दी हुई है, तो हम उनको कंसिडर करते हुए ही बस केवल एक ही लाइन का ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। ए है, ए के अलावा सी है, एक्स है, और ए सी एक्स तीन ही कंपोनेंट्स हैं। तो ये इनके लिए हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। जो ट्रुथ टेबल हम सोच रहे हैं बनाने का, उसके 3 कॉलम्स ये कंपोनेंट स्टेटमेंट, कंपोनेंट सिंपल स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, ये बनाएंगे। और ये जो 3 कॉलम्स बनाएंगे उनसे ही इनकी जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो गिवन वैल्यूज़ हैं, उनको रख देते हैं। ए बी सी के लिए कहा गया है कि ट्रू है तो ए और सी ट्रू हो जाएंगे। एक्स वाई जेड के लिए कहा गया कि फॉल्स है तो यहाँ पे एक्स फॉल्स हो जाएगा। अब हमको अगर पूरे जो कंपाउंड स्टेटमेंट, बिगर कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट हैं या सब कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें तो इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू कौन बताएगा? तो इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू वो ऑपरेटर बताएगा जो मेन ऑपरेटर है उस एक्सप्रेशन में। यहाँ पे मेन ऑपरेटर कौन है? तो सबसे पहले ये समझना होगा कि मेन ऑपरेटर किसको कहते हैं। मेन ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जिसके स्कोप में, जिसके दायरे में पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है। तो अगर इसमें विचार करें कि क्या यहाँ पे ये डॉट मेन ऑपरेटर है, तो ये डॉट मेन ऑपरेटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डॉट जिनको जिनको जोड़ रहा है, किसको किसको जोड़ रहा है, ए को और एक्स को जोड़ रहा है। ए और एक्स एक ब्रैकेट में बंद है, तो ये डॉट का दायरा कहाँ तक जाएगा? ये ब्रैकेट के अंदर जितनी चीज़ें हैं उतने तक ही इसका दायरा सीमित है, इसका स्कोप इतना ही है।
उसी प्रकार अगर हम इस इम्प्लीकेशन पे विचार करें तो इम्प्लीकेशन पे जब विचार करते हैं, यहाँ पे जो सेकंड ऑपरेटर हमको दिख रहा है इम्प्लीकेशन, उस पर अगर विचार करते हैं तो वो इस जो कि C और A.X के बीच लगा हुआ है, इसके स्कोप की बात करें तो इसके दायरे में कितनी चीज़ें आ रही हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लगी हुई चीज़ें ही इसके दायरे में आ रही हैं, क्योंकि ये जिनको कनेक्ट कर रहा है इसका कंसिक्वेंट है C और एंटीसीडेंट है A.X। और इस पूरे एक्सप्रेशन को A.X इम्प्लाइज C को एक ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। एक पंक्चुएशन के लिए यूज़ किए जाते हैं ये ब्रैकेट्स, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो उसके बाहर वो फंक्शन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका दायरा चूँकि इतना तक ही सीमित है तो ये मेन ऑपरेटर नहीं हो सकता। अब हम विचार करें इस वाले जो सेकंड इसमें हॉर्स शू आ रहा है उस पर विचार करें, तो जो सेकंड हॉर्स शू है उसके लिए सोचें कि ये किन किन चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट और पहला स्क्वायर ब्रैकेट, दो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं जो कि पूरे एक तरफ हॉर्स शू के एक तरफ एक स्क्वायर ब्रैकेट में पूरा एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन है वो सब आ जा रहा है, और हॉर्स शू के दूसरी तरफ जितना एक्सप्रेशन है वो सब आ जा रहा है दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में। इस तरह से देख रहे हैं कि इस हॉर्स शू का जो सेकंड हॉर्स शू है इस एक्सप्रेशन में, उसके अंतर्गत उसका एंटीसीडेंट बन जा रहा है पूरा आधा हिस्सा और कंसिक्वेंट बन जा रहा है आधा हिस्सा। तो इस तरह से पूरा एक्सप्रेशन किसके स्कोप में आ रहा है, किसके दायरे में आ रहा है, वो जो ऑपरेटर है वो मेन ऑपरेटर कहलाएगा। तो यहाँ पे मेन ऑपरेटर है ये हॉर्स शू। अब हम देखें, अगर पूछा जाए, अगर कोई पूछता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो कैसे, किसकी ट्रुथ वैल्यू होगी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेन ऑपरेटर की जो ट्रुथ वैल्यू या मेन ऑपरेटर जो फंक्शनिंग करके ट्रुथ वैल्यू देगा वही ट्रुथ वैल्यू इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की होगी, ऐसा बोल सकते हैं। और इस तरह से अगर हम ये इस बात पे अगला विचार करें कि यहाँ पे मेन ऑपरेटर की ट्रुथ वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये जो मेन ऑपरेटर है की ट्रुथ वैल्यू है वो इसके कंपोनेंट से आएगी। और इस मेन ऑपरेटर की कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका एक कंपोनेंट है जो पहले स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है और दूसरा कंपोनेंट है ये जो दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है। अब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू होगी और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू होगी उसी से फंक्शनिंग करके इस मेन ऑपरेटर की वैल्यू आएगी। लेकिन अब जो पहला हिस्सा है वो खुद एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब पहला हिस्सा जो कि खुद एक कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब चूंकि ये मेन ऑपरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको ज़रूरत है कि इस जो पहले हिस्से में मेन ऑपरेटर है, अब अगर इतने पे ही हम विचार करें, ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं केवल उतने पे विचार करें, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इतने हिस्से में जो मेन ऑपरेटर है वो ये पहला वाला हॉर्स शू है। ये हॉर्स शू यहाँ का इतने हिस्से का ये पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना एक्सप्रेशन है उसका मेन ऑपरेटर, क्योंकि वो पूरा एक्सप्रेशन उसके स्कोप में आ जा रहा है। तो ये इस बात को ध्यान में रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, यानी कि पहले स्क्वायर ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन रखा हुआ है उसकी वैल्यू का जो भी होगी वो कहाँ से आएगी, तो इसकी फंक्शनिंग से आएगी। यानी कि इस स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वही इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले इसकी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसकी कैलकुलेट करने के लिए हमको खुद इसको देख रहे हैं कि इसका जो एंटीसीडेंट है वो भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो उसकी कैलकुलेट करने के लिए हमको A.X की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये जो A.X है वो पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे हम A.X इम्प्लाइज C की कैलकुलेट कर पाएंगे, और उससे हम जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। और इसी तरह दूसरे साइड में भी हमको काम करना पड़ेगा। यानी कि इस बात से हम समझ सकते हैं कि चूँकि ये रिक्वायर्ड है कि जो बिगर कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको स्मॉलर जो कंपाउंड स्टेटमेंट उसमें कंपोनेंट बन के आ रहे हैं उनसे ही कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए पहले जो स्मॉलर कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं या सब कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनको पहले कैलकुलेट कर लिया जाए, और फिर उसके बाद एक एक करके उनके जो बिगर कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड स्टेटमेंट होगा उसके लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे A.X के लिए एक कॉलम बनाएंगे। उसी तरह A इम्प्लाइज C भी एक स्मॉलर कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको यूटिलाइज करना है बाद में बिगर कंपाउंड जो होल कंपाउंड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने में। फिर उससे जो इससे स्लाइटली बिगर जो है लेकिन जो होल नहीं है, तो इस तरह से हम A.X की जब वैल्यू मिल जाएगी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे किसकी, A.X इम्प्लाइज C की कैलकुलेट कर पाएंगे जो कि एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा हुआ है। इसी प्रकार से
अगर हमको इतनी वैल्यूज़ मिल गई तो हम दूसरे साइड में भी ये देख सकते हैं कि अगर हमको A इम्प्लाइज C की वैल्यू मिल गई है तो उससे A इम्प्लाइज C इम्प्लाइज X इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और अंत में जो पूरा हमारा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इन सब से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये अगर इसको हम अल्फ़ा माने और इसको बीटा माने तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाता है, पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, वो अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा हो जाता है। इस तरह से हम ट्रुथ वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ये प्रॉपर तरीका है इस तरह के टेबल बना करके। अब हम देखते हैं कि हमारा जो A डॉट एक्स होगा वो क्या होगा। चूँकि A इज़ ट्रू, फॉल्स, X इज़ फॉल्स, कंजंक्शन हर उस केस में फॉल्स हो जाता है जब एक भी कंजंक्ट फॉल्स होता है, तो ये A डॉट एक्स फॉल्स हो जाएगा क्योंकि X फॉल्स है। अभी A इम्प्लाइज C की बात करें अगर, तो A इम्प्लाइज C, A ट्रू है, C ट्रू है, दोनों ही हमारे एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट ट्रू हैं, तो हमारा जो इम्प्लीकेशन होगा वो ट्रू होगा। अब हम विचार करें A डॉट एक्स जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कि फॉल्स है, इम्प्लाइज C यहाँ पे जो हमने एक कॉलम है C का उसको लेंगे। तो सबसे पहले एंटीसीडेंट वाले कॉलम को लेंगे क्योंकि A डॉट एक्स एंटीसीडेंट है, तो पहले उस कॉलम में देखेंगे, वो वैल्यू है फॉल्स, और इम्प्लाइज के बाद जो कंसिक्वेंट की वैल्यू है उसको देखेंगे, तो फॉल्स और ट्रू अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एंटीसीडेंट फॉल्स हो कंसिक्वेंट ट्रू हो, तो हम कहते हैं कि इम्प्लीकेशन भी ट्रू होगा। अगर एंटीसीडेंट ट्रू और कंसिक्वेंट फॉल्स होता तब ऐसा नहीं होता, तब इम्प्लीकेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो एंटीसीडेंट है वो फॉल्स है और कंसिक्वेंट ट्रू है, इसलिए यहाँ पे इम्प्लीकेशन ट्रू आएगा। अब हम देखें कि यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्रेशन है A इम्प्लाइज C इम्प्लाइज X, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू में हम A इम्प्लाइज C को कैलकुलेट किए हैं कि ये ट्रू है, और X की वैल्यू हमको पता है कि फॉल्स है। तो ट्रू एंटीसीडेंट ट्रू हो, कंसिक्वेंट फॉल्स हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो होगी फॉल्स, क्योंकि एंटीसीडेंट ट्रू है और कंसिक्वेंट फॉल्स है। अब हमको अगर इस अल्फ़ा इम्प्लाइज बीटा, या जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन है जिसको दो हिस्सों में तोड़ के हमने एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा माना है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी हो तो अल्फ़ा या एंटीसीडेंट जो है वो ट्रू हो, कंसिक्वेंट फॉल्स हो, तो ये इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। देख रहे हैं हम कि यहाँ पे एंटीसीडेंट ट्रू है, कंसिक्वेंट फॉल्स है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी रिजल्टेंट वैल्यू आएगी फॉल्स। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन में प्रॉपरली टेबल बनाते हुए ट्रुथ वैल्यू को कंपाउंड स्टेटमेंट के कैलकुलेट किया। इस काम को हम ईजिली एक लाइन में भी कर सकते हैं, वो थोड़े अभ्यास के बाद ही किया जाता है क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन होने की चांसेस हैं, तो वो काम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो काम तब आप करें जब थोड़े से अभ्यस्त हो जाएं इस प्रॉपर ट्रुथ टेबल बना के, और पूरा जो उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ होती हैं उनके साथ पूरी तरह से आप एकदम अभ्यस्त हो जाएं और आश्वस्त रहें कि हाँ आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो उसके पश्चात ही उस तरह का अभ्यास करेंगे। मैं वो टेक्निक भी आपको बता देता हूँ। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं और उस तरह से टेक्निक से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये काम करने के लिए हमको बस पूरा टेबल नहीं बनाना होगा, हम उसी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसी के नीचे वैल्यूज़ रखते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि A की वैल्यू दी हुई है ट्रू, X की वैल्यू दी हुई है फॉल्स, A की वैल्यू ट्रू, X की वैल्यू फॉल्स, A की वैल्यू ट्रू। जहाँ पर भी A की वैल्यू रखनी है हम रख देंगे ट्रू, और X की वैल्यू जहाँ पर भी है सब जगह पे फॉल्स रख देंगे। अब हम देखेंगे कि किन चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट करनी बच गई है और किन की कैलकुलेट की जा सकती है। सबसे पहले अब मान लीजिए A इज़ ट्रू, देन नॉट A क्या होगा, नॉट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पे A और X दोनों की वैल्यू पता है, हम A डॉट एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। A डॉट एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये चूँकि एक कंजंक्ट फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे X की वैल्यू दी हुई है फॉल्स, इस X की वैल्यू से हम नॉट X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हो जाएगी ट्रू। अब हम देख रहे हैं कि ये जो नॉट A और नॉट X इनके बीच एक कंजंक्शन लगा हुआ है, उस कंजंक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो ये नॉट की वैल्यू, नॉट X में नॉट की वैल्यू और नॉट A में नॉट की वैल्यू का जो हमको मिली है उसी से निकलेगा ये कंजंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर हम कंजंक्शन की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, चूँकि एक कंजंक्ट फॉल्स हो गया है तो इस कंजंक्शन की वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। अब ये कंजंक्शन की वैल्यू जो है वो रिलेट कर रही है किससे, जो दूसरे साइड पे A डॉट एक्स है उसमें जो कंजंक्शन है उसको उससे रिलेट कर रही है किसके थ्रू, वेज के थ्रू।
अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमको एक वैल्यू यहाँ मिली है और दूसरे साइड में वेज के दोनों डिसजंक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हमको मिल गई। तो इस वेज की वैल्यू हम बता सकते हैं कि चूँकि दोनों ही डिसजंक्ट फॉल्स हैं तो हमारा जो डिसजंक्शन होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। हमने यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट एक है उस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेन ऑपरेटर है उसकी वैल्यू निकाल ली, वो हमको मिला फॉल्स। अब हम देखेंगे दूसरे साइड में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसके छोटे छोटे कंपाउंड स्टेटमेंट जो हैं पहले उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। उनको कैलकुलेट कर लेने के बाद से हम इस पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो A इम्प्लाइज X में A की वैल्यू है ट्रू, X की वैल्यू है फॉल्स, तो इम्प्लाइज हो जाएगा फॉल्स। X इम्प्लाइज A में X की वैल्यू है फॉल्स, A की वैल्यू है ट्रू, तो ये जो X इम्प्लाइज A हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। अब हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे डॉट है, ये डॉट इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में जितनी चीज़ें आई हैं उसका मेन ऑपरेटर है। इसकी कैलकुलेट करने के लिए ये डॉट जिन दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर रहा है उनकी वैल्यू से ये इसकी वैल्यू पता चलेगी। हम देख रहे हैं कि इसका एक कंजंक्ट है A इम्प्लाइज X, दूसरा कंजंक्ट है X इम्प्लाइज A, जिनकी वैल्यूज़ हमको पता है। एक कंजंक्ट है फॉल्स, दूसरा कंजंक्ट है ट्रू। अब चूंकि एक कंजंक्ट फॉल्स है तो इस कंजंक्शन की वैल्यू हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स होगी। अब हम देख रहे हैं कि जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास एक एंटीसीडेंट और दूसरा कंसिक्वेंट बन के एक्सप्रेशंस दे रहे थे, उसमें हमारे पास जो एंटीसीडेंट की वैल्यू मिली फॉल्स और कंसिक्वेंट की वैल्यू मिली हुई है फॉल्स। अब अगर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों वैल्यू हमारी फॉल्स होती है तो जो हमारा इम्प्लीकेशन होता है वो ट्रू होता है। इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट की वैल्यू इतनी एक ही लाइन में संक्षेप में निकाल ली और बार बार उस छोटे छोटे टुकड़ों को करके हमको अलग अलग कॉलम नहीं बनाना पड़ा। ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा करने में कन्फ्यूजन होने की संभावना है, कब किसका किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, इस तरह के कन्फ्यूजन्स न आए उनसे बचने के लिए हम शुरुआती स्टेज में पहले वो प्रॉपरली जो हमारे ट्रुथ टेबल्स हैं, एक तरह से ट्रुथ टेबल ना कहें उनको, एक टेबल ऑफ ट्रुथ वैल्यूज़ हैं ऐसा बोल सकते हैं, जो गिवन ट्रुथ वैल्यू उससे एक एक कॉलम बना के जब हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हुए फाइनली जो पूरा एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका अपनाएंगे, वही प्रॉपर तरीका है। अब हम देखते हैं कि कुछ इसी तरह के सवाल हमारे सामने हो सकते हैं कि सिंबलाइज करना, कुछ स्टेटमेंट आपको दिया गया हो सकता है और स्टेटमेंट को आपको सिंबलाइज करने को कहा जा सकता है, तो हम स्टेटमेंट्स को सिंबलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि एक स्टेटमेंट है ब्राज़ील विल प्रोटेस्ट टू द UN इफ़ अर्जेंटीना मोबिलाइजेस। अगर ये जो इफ़ आ रहा है, इफ़ के बाद एक स्टेटमेंट है और उसके पहले एक स्टेटमेंट है। हम जानते हैं कि इफ़ के बाद जो भी इमीडिएटली फॉलो करता है वो एंटीसीडेंट होता है, तो ये हमारा है एंटीसीडेंट। अगर इसको हम एक लेटर ले लें जिसके इस पूरे स्टेटमेंट को सिंबलाइज करने के लिए मान लीजिए A लेटर लेते हैं, और जो ब्राज़ील विल प्रोटेस्ट टू द UN इसके लिए अगर हम B लेटर ले लें तो इसको इस पूरे स्टेटमेंट को, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम सिंबलाइज कर सकते हैं। हम इफ़ से ये इंडिकेशन मिल गया है कि जो A है वो एंटीसीडेंट है और इफ़ देन वाले जितने स्टेटमेंट होते हैं उनको सिंबलाइज करने के लिए हम कंसिक्वेंट लगाते हॉर्स टू लगाते हैं और ये इसका कंसिक्वेंट जो है वो B है। तो इस तरह से हमने इस स्टेटमेंट को सिंपलाइज किया, A इम्प्लाइज B। हम इस लेक्चर में कुछ जो ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेशंस होते हैं उनको सीखे, उनको कैसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो उनकी वैल्यूज़ अगर गिवन हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखें, और सिंबलाइजेशन का कुछ एक क्वेश्चन भी किया। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।